चलिए, कहाँ हो गया था पहले, कहाँ तक? 34 नंबर तक है ना। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। 2021 का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 35, कुछ वैल्यू दिया हुआ है 5, 4, 13, 9, 8 लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, कितना कितना है? 5, 4, 13, 9, 8, 9, 9, 11, 14। इसका पूछा क्या है? बहुलक बताइए क्या होगा? बहुलक 9 होगा। कितना होगा? 9 होगा है। देखिए, बहुलक का मतलब क्या हो गया कि जो सबसे अधिक बार रिपीट हो रहा है खुद को, है ना। तो यहाँ पे सबसे अधिक बार कौन रिपीट हो रहा है? 9 जो है कितना बार हो रहा है? 9 जो है आपका ये 3 बार हो रहा है। बाकी और कोई तो यहाँ पे रिपीट होता हुआ उतना दिखाई दे नहीं रहा है। तुम्हारा आंसर क्या बनेगा? 9 जो है इसका आंसर बनेगा, जो कि ऑप्शन जो है यहाँ पे बी में दिया हुआ है। तो जहाँ पे 9 दिया हुआ है ना आंसर होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बी। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्या कर रहा है? निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप इसमें से कौन क्या है? नहीं है। ऑप्शन में है माध्य, माध्यक, बहुलक, मानक विचलन। तो ध्यान रखिए, केंद्रीय प्रवृत्ति का ना माप पूछा है। क्या पूछा है? तो इसको ध्यान में रखना है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की 3 माप होती है। कितनी होती है? 3 माप होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। कौन कौन होता है? तो माध्य होता है, माध्य, माध्यिका, और कौन होता है? बहुलक। ये बाँध के जितना रह जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसकी माप नहीं होगा। केंद्रीय प्रवृत्ति कितनी माप? 3 माप। कौन कौन? माध्य, माध्यिका, बहुलक। कौन कौन होता है? माध्य, माध्यिका, बहुलक। तो ऑप्शन में है माध्य, माध्यिका, बहुलक, मानक विचलन। तो क्या हो जाएगा हमारा? मानक विचलन हो जाएगा, क्योंकि माध्य, माध्यिका, बहुलक तो होता है। अब कौन नहीं होता है ये पूछा है, तो इन तीनों को छोड़ के बाकी जो रहेगा वही आंसर होगा। तो आंसर क्या जाएगा? मानक विचलन, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ठीक है, तो केंद्रीय प्रवृत्ति की मान जो है क्या करना है? याद रखना है। कितना होता है? 3। इसमें सबसे अच्छा माना जाता है किसको? माध्य को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 37, निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है, जो कि ऑप्शन जहाँ भी रहेगा ये ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो घटना 2 तरह का होता है। घटना कितने तरह का? एक आपका निश्चित घटना, एक आपका निश्चित घटना, और एक आपका अनिश्चित घटना, है ना, अनिश्चित घटना। तो निश्चित घटना की जो आपकी प्रायिकता होती है वो कितना होता है? 1 होता है। और जो अनिश्चित घटना की प्रायिकता होती है वो कितना होता है? 0 होता है। अनिश्चित घटना मतलब असंभव घटना। आप निश्चित घटना को संभव घटना भी कह सकते हो। तो निश्चित घटना या संभव घटना की प्रायिकता 1 और अनिश्चित घटना का 0। आपको पता होगा कि निश्चित घटना की प्रायिकता और अनिश्चित घटना की प्रायिकता का जो योग होता है किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो ये भी चीज़ क्या करना है आपको? याद रखना है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये निश्चित और अनिश्चित घटना एक दूसरे का जो होता है पूरक घटना कहलाता है। क्या कहलाता है? पूरक घटना कहलाएगा। तो ये भी आपसे पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट 38 नंबर। क्या कहा है? यदि एक शंकु की त्रिज्या जो है 14 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 15 है, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो शंकु का क्या करना है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा है। ये शंकु, ये क्या हो जाएगा? शंकु का फिगर हो जाएगा, और इसकी ये ऊंचाई हो जाएगा, ये त्रिज्या हो जाएगा। ये त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर। ऊंचाई जो है, अच्छा, तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है। तो तिर्यक ऊंचाई कौन होगा? ये सीधा वाला या तिरछा वाला? तिरछा वाला। इसको एल से लिखते हैं ना। कितना दिया हुआ है? 15 सेंटीमीटर। क्या कहा है कि शंकु का जो है आपको निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण
कर्व सरफेस एरिया। CSA का मतलब क्या हो गया? कर्व सरफेस एरिया, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण लगा दिए किसका? शंकु का। शंकु है, तो शंकु का क्या हो जाएगा? जब संपूर्ण की बात आ गया तो ये तो इसका वक्र वाला हिस्सा आ जाएगा, साथ में जो इसके नीचे वाला हिस्सा है वृत्त वाला ये भी आ जाएगा। तो इसका वक्र का होता है पाई आर एल और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो इसी का मान निकालना है। पाई आर दोनों में से कॉमन ले सकते हैं और एल प्लस आर। बाकी आप डायरेक्ट फार्मूला तो ये होता ही है पाई आर प्लस एल प्लस आर। बाकी आप इसको क्या कर सकते हैं, याद भी रख सकते हैं, नहीं तो समझ सकते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, पाई का मान पता ही कितना है? 22/7। तो पाई के रूप में नहीं निकालना है, नहीं निकालना है। आर का मान कितना दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर। एल का मान कितना दिया हुआ है? 15 सेंटीमीटर। अब प्लस का आर कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो 7 से इसको काट देंगे कितना बार में? अब 22 गुना 2 कितना हो जाएगा? 44 गुना अब 15 या 14 कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। इसको क्या क्या कीजिए? गुना कर दीजिए। ऑप्शन में देख लीजिए कितना हो जाएगा इसको गुना करके। 2 अंक वाला गुना का ट्रिक बताएं, कोई भी विधि से कर सकते हैं। यहाँ पे समझ लो कैसे गुना करते हैं। ठीक है, ट्रिक से। 9 चौका 36, पहले इन दोनों को गुना करो। 9 चौक 36 हो गया, बाकी कितना रहा? 3। अब कोना कोनी 9 चौका 36 कितना गया? 9 चौका 36 और 4 दूनी 8, जोड़ो कितना आ गया? 44 आ गया। अब बाकी कितना था? 44 3 47 के 7, बाकी कितना रहा? 4 और 4 दूनी 8 4 तो 1276 हो गया, जो कि ऑप्शन पहला में दिया हुआ ए में। तो ये कितना आ गया? 1276 ऑप्शन ए। ठीक है, बाकी नहीं समझ में आया तो जैसे गुना करते आ रहे हैं बचपन से वैसे गुना कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ पे जो है इकाई अंक से भी कम कर सकते थे, जैसे 9 चौका 36, 9 गुना 4 करेंगे तो अंतिम में कितना आता? 6 आता है नहीं। लेकिन यहाँ जो है ऑप्शन 4 को ऑप्शन में से 2 को ऑप्शन में अंतिम में छोड़ दिया हुआ, इसीलिए पूरे गुना करना पड़ेगा। और किसी ऑप्शन में ऐसा रहता कि एक ऑप्शन में अंतिम में 6 रहता, तो हम केवल इकाई अंक यानी लास्ट वाला को गुना करके चेक कर लेते हैं। 9 चौके 36 यानी अंतिम में तो 6 आना ही है ना, जो कि ऑप्शन कहाँ मिल जाएगा? यहाँ मिल जाएगा। तो ऐसे एकदम बना सकते थे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में ये सब बात पे भी ध्यान दिया जाता है। समझ में आ गया बोला? अभी तो सब्जेक्टिव में इस तरह से बना सकते थे। ऑब्जेक्टिव में केवल क्या करते हैं हम? फार्मूला पे आधार पे फटाफट वैल्यू बैठा देते। जैसे पूछा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र पर पूछा, तो सीधा हम क्या लिखते हैं? यहाँ पे जो टोटल उसका होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल लिखते। ठीक है, तो पाई का मान 22/7, त्रिज्या दे रखा है 14 और त्रिज्या 14 और लंबाई यहाँ पे ये दिया है 15, मतलब त्रिज्या की ऊंचाई 15। तो इसको फटाफट गुना कर लेते, हो जाता है कि नहीं? यहाँ तो समझाने के लिए हमने क्या किया? फिगर बनाए, उसमें समझाए। लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में फार्मूला याद रहेगा, सीधा क्या करना है? वैल्यू बैठाने का काम है। चलो हाँ, ये क्वेश्चन देखो है ना, बिहार बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन जो रिपीट हमेशा होता ही है। 2 वृत्तों के परिधियों का अनुपात जो है ना, परिधि का अनुपात जो है दे रखा है 3 4। अब पूछा है बताओ क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा? परिधि का अनुपात दिया हुआ है, क्षेत्रफल पूछा है क्या होगा? ठीक है, तो सीधा क्या करना? इन सब का स्क्वायर कर देना और कुछ नहीं करना है। समझे कि नहीं? 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 स्क्वायर। क्षेत्रफल ने पूछा है, क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, स्क्वायर में होता है। ठीक है, इसीलिए इसका स्क्वायर कर देना है। परिधि दिया रहे या भुजा दिया रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, वो सेम रहेगा। परिधि दिया हुआ है तो भी, भुजा दिया हुआ है तो भी वो सेम रहेगा। और क्षेत्रफल जितना पूछे सीधा क्या करना है? उसका स्क्वायर करना है। ठीक है, और क्षेत्रफल दे दे, आप भुजा या परिधि पूछेगा तो उसका रूट निकाल देंगे। समझ गए? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इस तरह का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी इसको बेसिक से भी बना सकते हैं। ये तो हो गया सिंपल सा, है ना, आंख सिर्फ देखिए और बन जाएगा ट्रिक से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बेसिक से कैसे बनेगा? वृत्त की परिधि का अनुपात दे रखा है, 2 वृत्त की परिधि। तो वृत्त का परिधि होता क्या है? 2 पाई आर होता है। तो 2 पाई R1 अब बटे 2 पाई R2 ये दे रखा है आपको 3:4। तो ये 3:4
4। अनुपात को बटे में भी लिख सकते हैं। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो R1 बटे R2 बराबर क्या बचेगा, 3 बटे 4। यानी कि पहली त्रिज्या हो गया 3 और दूसरी त्रिज्या कितना हो गया 4। अब पूछा है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है पाई R का स्क्वायर। तो पाई R1 का स्क्वायर बटे पाई R2 का स्क्वायर। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो R1 कितना है 3, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर ऊपर में या नीचे में 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। इसी को हम क्या लिख सकते हैं 9 अनुपात 16। तो ऐसे भी बना सकते हैं। बाकी जो आपका अभी बताया इसके पहले बताए वैसे बना सकते हैं, वैसे ही बनाइए ठीक रहेगा। ये सब क्वेश्चन क्या है एकदम बिहार मोड में घिसिया गया है, पुराना हो गया लेकिन अभी तक पूछ दे रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना इस तरह का क्वेश्चन। चलो आगे देखें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है लेकिन ध्यान में रहना चाहिए। एक क्या दे रखा है कि समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज जानते हैं क्या होता है। ठीक है, ये आपके पास समांतर चतुर्भुज मान लिया जाए दे दिया है। ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज नहीं बनाने बन रहा है, इधर से बना देते हैं। एक क्या दिया हुआ है समांतर चतुर्भुज। अब इसमें जो है ए बी सी डी यहाँ पे दे रखा है, ये ए, ये बी और ये सी और ये डी दे रखा है। यहाँ से विकर्ण इसको मिला दिया है। कौन यहाँ पे जो है, अच्छा यहाँ पे बी दिया हुआ है। ठीक है, जो दिया हुआ है वैसे ही बनाना है ताकि सही बने। यहाँ जो है 55 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, और ये वाला एंगल जो है आपको 70 डिग्री दे दिया है। क्या कहा है कोण ए सी बी निकालिए कितना आएगा, इसका वैल्यू बताना है कितना आएगा ए सी बी का। तो ए सी बी यानी कि ये वाला कोण आपसे पूछा गया, समझ गए। तो इस समांतर चतुर्भुज है ना, कैसा चतुर्भुज है समांतर चतुर्भुज। तो समांतर है तो ये ए डी और बी सी क्या होगा समांतर होगा और बराबर भी होगा। समांतर चतुर्भुज की खासियत है कि समांतर और बराबर दोनों होता है। तो समांतर होगा तो जैसे ये कोण 70 है तो इसके इस तरफ वाला कोण भी कितना हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे एक त्रिभुज बन गया ए बी सी। ठीक है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। यानी कि जब ये तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। तो बचा ये वाला निकालना है। तो क्या करेंगे 180 में से यदि हम इन दोनों को घटा देंगे तो 70 और 55 कितना हो जाएगा 125। 70 और 55 कितना होगा 55 दिया हुआ है। हाँ, कितना हो जाएगा 125। तो 180 में से 125 घटाएंगे कितना बचेगा 55 डिग्री बचेगा। कितना बचेगा 55 डिग्री बचेगा। समझ गए बात को। तो आंसर हमारा 55 डिग्री हो जाएगा जो कि कहाँ है बी में दिया हुआ है। समझ में आई ये बात, समझे कि नहीं समझे, समझ गए ना। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 41। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक। 144 में जो है आपको क्या बताना है 2 का घातांक बताना है कितना होगा। 2 का घातांक कैसे निकालेंगे, क्या करना है सिंपल सा 144 को खंड कर दीजिए आप, 2 के रूप में लिखिए। ठीक है, जैसे 2 से काटेंगे कितना 72 आ जाएगा है, फिर 2 से 36, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर अब कितना से 3 से। ठीक है, तो ये हम 144 को जो है इस 144 को क्या लिख सकते हैं, कितना बार 2 है 1 2 3 4। तो 2 पे पावर कितना लिख सकते हैं 4, 2 पे पावर 4 लिख सकते हैं। और गुना 3 पे पावर कितना 2। यहाँ पूछ क्या रहा है 2 का घातांक। घातांक मतलब जो घात के रूप में है ऊपर में है, तो 2 पर कितना घात है 4। तो 2 का घातांक कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यही हमारा 4 क्या जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। समझ रहे हो। यदि 3 का घातांक पूछता तब कितना आता 2 होता। घातांक मतलब क्या है जो ऊपर में रहे, यानी पावर इंग्लिश में बोलते हैं ना पावर, तो ऊपर में जो रहे। तो किसी का भी घातांक देगा तो हो जाएगा, ज्यादा का बात ना है ना। पूछ क्या रहा है 2 का घातांक पूछ रहा है, तो ये 2 है, तो 2 के ऊपर कितना घात है 4, तो वो होगा। ज्यादा का बात इसमें है ही नहीं। यदि आपसे पूछता 3 का घातांक बताइए तब 2 होता। बात समझे। यहाँ किसका घातांक पूछ रहा है, तो 2 का घातांक कितना है
इसीलिए 4 हुआ। और 3 का घातांक पूछ देंगे तब 2 समझ में आएगा बात ना। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। चलो अब कौन जो है वो परिमेय संख्या है ये बताना है। 4 ऑप्शन है। परिमेय अपरिमेय तो पहचानने के लिए देता ही देता है, ठीक है। अपरिमेय संख्या है, कौन सा अपरिमेय संख्या? हाँ अपरिमेय संख्या है। तो सिंपल सी बात है, ज़्यादातर तो रूट में दे के पूछता है कि कौन परिमेय कौन अपरिमेय है। तो अपरिमेय जो भी रहेगा वो रूट से पूरी तरह से बाहर नहीं निकलेगा, समझे कि नहीं। जो अपरिमेय संख्या होगा वो रूट से पूरी तरह से बाहर नहीं निकलेगा, उसका वर्गमूल संभव ही नहीं है। जैसे रूट 17 है, तो क्या 17 को आप रूट से बाहर निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते हो। तो ये आपका क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया। तो इसका पहला ही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। लेकिन और दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है रूट 100, तो 100 का कितना हो जाएगा? 10 नहीं 100, तो 10 हो जाएगा इसका। तो ये तो रूट से बाहर निकल गया, तो ये कौन संख्या बन जाएगा? ये परिमेय संख्या हो जाएगा, समझ गए। अब फिर दिया हुआ है रूट 4, तो रूट 4 का वर्गमूल कितना होगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर एक देखो एक तरह से इस तरह से लिख दिया है फंसाने के लिए कि रूट 16 अब प्लस रूट 25। तो इसको क्या करेंगे हम? अलग अलग हल कर लेंगे। इसका 4 हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा, 9। ये तो रूट से बाहर निकल गया ना। तो ये भी क्या हो गया? ये सभी परिमेय संख्या हो गया है कि नहीं। लेकिन रूट 17 को आप रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हो, इसीलिए ये क्या होगा? यही आपका आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या, समझ रहे हो। तो परिमेय अपरिमेय संख्या पहचानने के लिए दिया जाता है ना। तो इसको बना ही लेना है। अब फिर यहाँ पे कर रखा है अभाज्य संख्या कौन है? अभाज्य संख्या जैसे 91 है, 213 है, 41 है, 501 है। क्या पूछा है आपसे? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जो किसी भी संख्या से नहीं कटे। आम भाषा में, सिंपल भाषा में कहते जो किसी भी संख्या से नहीं कटे। परिभाषा इसका क्या होता है? 1 से बड़ी वह संख्या जो स्वयं और 1 के अतिरिक्त किसी अन्य से विभाज्य ना हो, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। तो इसमें अभाज्य संख्या बताना है, कौन हो जाएगा? 41 हो जाएगा। तो आँख के देखा हुआ हाल है, 41 हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब तो कटेगा ही, बाकी आप ना छोटा सा ही देख लीजिए 41 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2। ये पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ये भी पूछा जाता है कि 2 अभाज्य संख्या का जो मोसो होता है वो कितना होता है? 1 होता है। 2 अभाज्य संख्या का मोसो पूछ ले या 2 लगातार संख्या का मोसो पूछ ले, कितना होगा? 1 ही होगा, ठीक है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछ ले, 2 हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे 44, देखो अभी तुरंत बोल रहे थे 2 लगातार संख्या का मोसो कितना होता है? 1 होता है ना। अभी देखो पूछ लिया, ठीक है, लगाइए, ठीक है। तो 2 लगातार संख्या, कोई भी 2 लगातार संख्या ले लीजिए, जैसे 2 3, इसका मोसो निकालेंगे कितना आएगा? 1 आएगा। 3 4, इसका मोसो निकालेंगे कितना आएगा? 1 आएगा। क्या निकालना है? मोसो। मोसो की क्या कहते हैं? एचसीएफ कहते हैं, ठीक है। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बोलो हिंदी सही, ठीक है नहीं। फिर से यहाँ पे पूछा गया है, इस बार बताना है कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या कौन होगा? जो रूट से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। जैसे कि 1/144, अब पूरे पर जो है रूट है 1 का वर्गमूल 1। 144 किसका वर्गमूल होगा? 12 का, बराबर है 44 से 1/12, रूट से बाहर निकल गया। तो यही आपका क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। इसका भी ऑप्शन ए ही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बाकी सारा तो अपरिमेय हो जाएगा। तो परिमेय क्या हो गया? जो रूट से बाहर हो जाए पूरी तरह से, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखो क्या क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है? दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है, ठीक है। शांत अशांत किसका है ये बताना है। क्या बताना है? अशांत जो है किसका है। तो एक होता है अशांत, एक होता है, एक क्या होता है? शांत होता है, ठीक है। शांत मतलब क्या हो गया? चुप रहने वाला शांत, या दूसरा शांत है? दूसरा शांत है, लेकिन अर्थ वही समझ एक तरह से उसी तरह के, उसी को मान लेंगे हम
जो शांत बोलते हैं चुप हो गया वही मान लेंगे। चुप होने का मतलब क्या हो गया, हम लोग आम भाषा में शांत का मतलब क्या समझते हैं, जो चुप हो जाए वो शांत है, और जो है ना चुप होवे नहीं करे वो शांत है। तो शांत का मतलब ये यहाँ पे एक तरह से वही होगा कि जिसको भाग दिया जाए, मान लीजिए कि 3/7 से भाग दे रहे हैं, 3/7 है, यदि आप इसको भाग दीजिए या 1/, जो छोटी संख्या रहते हैं 1/3, इसको जब आप भाग दीजिएगा तो दशमलव के बाद भी जो है ना ये क्या होगा, शांत होगा ही नहीं, ये जाते रह जाएगा, ये जाते रह जाएगा, शांत नहीं होगा। दशमलव दे देंगे फिर भी शांत नहीं होगा। तो ये शांत नहीं होगा तो इसको हम क्या कह देंगे, अशांत कह देंगे। और वहीं 1/2 ले लीजिए तो 0.5 अगर आगे हो गया ये शांत, ये क्या हो गया, एक बाद ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, तो जो शांत कभी ना हो वो शांत है, भाग देने पर कभी भी रुके नहीं है ना, जाते रह जाए तो वो क्या हो जाएगा, वो शांत। और जो भाग देने पर रुक जाए कहीं जाके वो क्या हो जाएगा, शांत। तो इसका है ना एक तो ये नियम है समझने वाला, लेकिन इसी पर जो है एक नियम बना दिए क्या, यदि कोई P/Q के रूप में लिखा हुआ है, Q ≠ 0 होना चाहिए, यानी कि Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि 0 बराबर हो जाएगा तो फिर काम में सब गड़बड़ हो जाएगा, तो फिर अर्थ है ना है इसका। ठीक है, वो परिभाषित ना हो जाएगा। हाँ, यदि P/Q के रूप में कोई जो है यहाँ पे परिमेय संख्या है और Q बराबर, Q मतलब निचला, ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। तो Q जो है 2 × 5, इस पे mn कुछ हो दे दो पावर, यदि इस रूप में है तब वो क्या है, शांत है। और यदि ऐसा नहीं है तो क्या है, अशांत है। समझ गए ना, यानी कि इसका मतलब ये हो गया, यदि नीचा में 2 या 5 या दोनों आ जाएगा तो वो वैल्यू शांत हो जाएगा कहीं ना कहीं जाके, लेकिन बीच में कोई और या इस दोनों को छोड़ के कोई और आ गया तो फिर वो कभी भी शांति होने नहीं देगा, वो अशांत ही रहेगा, है ना। तो बस शांत स्वभाव का कौन है, 2 और 5। ठीक है, अब यही ऑप्शन में खोजना है कि किसके नीचे में क्या आता है, केवल 2 और 5 या दोनों में से कोई एक भी आएगा तो चल जाएगा। तो यहाँ दिया हुआ है 23/50, पहला ऑप्शन 23/50। 23 तो कटेगा नहीं किसी से, तो 50 को कैसे लिख सकते हो, 2 × 25, 2 × 25, अब 25 को 5 का स्क्वायर। तो इसमें केवल नीचा में कौन है, 2 और 5 ही है, 2 और 5 ही है ना, तो 2 और 5 ही आ रहा है केवल, तो ये क्या हो गया हमारा, शांत। अब खोजना हमको, लेकिन वो शांत है। हाँ, क्वेश्चन में कह रहा है कि किसका दशमलव प्रसार अशांत है, समझ रहे हो, किसका क्या है, अशांत है। अब यहाँ पे आ जाओ, दूसरा है 243। अब देखो लग रहा है कि 5 से कटेगा ही है नहीं, 5 से कौन कटेगा, जिसके लास्ट में 0 या फिर 5 हो, इसके लास्ट में तो 3 है, तो ये नहीं कटेगा, यानी ये क्या हो गया हमारा, अशांत हो गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। नीचे क्या होना चाहिए, अरे यहाँ नीचे में 2 5 आ जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ तो 3 है, 5 तो इसमें आने का सवाल ही नहीं होता है, और नहीं तो 2 से कटेगा, नहीं 5 से, तो क्या हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा इसका। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी। अब बहुपद से क्वेश्चन है। ठीक है, किससे है, बहुपद से है। क्या कह रहा है, 5y² माइनस 14y अब प्लस का 8, इसका शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बताना है कि योग क्या होगा। शून्य का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला होता है -b/a। ठीक है, तो यहाँ पे b/a क्या हो जाएगा, जो शुरू में रहता है ना वो a होता है, और जो कर बाद रहता है वो b होगा, और जो लास्ट में रहेगा वो c होगा। तो माइनस, अब b के मान कितना हो जाएगा, -14, कितना हो जाएगा, -14। a के मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, 14 हो जाएगा, सिर्फ प्लस 14/5, यानी कि 14/5। तो 14/5 जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है, समझ गए, निकल जाएगा। तो याद रख, फॉर्मूला याद रखना है कि शून्य का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। एक पूछता है शून्यकों का गुणनफल, तो वो होता है अल्फा × बीटा, और इसका फॉर्मूला होता है c/a। समझे,
तो ये बहुपद का होता है। देखो घात 2 है ना, तो द्विघात होगा ही, क्या होगा, और घात 3 दे देगा तो फिर वो त्रिघात हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 49, एक अशून्य परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल। तो देखो कह रहा है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को गुना कर दिया जाए तो क्या मिलेगा। परिमेय संख्या मान लो 5, अपरिमेय संख्या मान लो √5, दोनों को गुना कर देंगे तो 5√5, तो ये क्या हो जाएगा हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ऐसे भी कहावत सुने हो ना, सुने हो कि नहीं सुने हो कहावत, कौन सा कहावत, जो चोर के साथ रहेगा वो भी चोर कहलाएगा। तो ये ना ये अपरिमेय है, अपरिमेय के साथ में यदि परिमेय आ जाएगा तो ये हुआ क्या कहलाएगा, पूरे अपरिमेय ही कहलाएगा। इसीलिए चोर के साथ में जो रहेगा वो चोर कहलाएगा, तो अपरिमेय के साथ में जो रहेगा वो अपरिमेय ही कहलाएगा। सिंपल है। तो अपरिमेय के साथ में जो भी दे दे, चाहे गुना करके दे दे या भाग करके दे दे या जोड़ घटा जैसे दे दे, बस खाली रूट हटना नहीं चाहिए, हटेगा ही नहीं रूट। ठीक है, बस समझ गए ना ये। चलिए आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर 50, x² - 11। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, दोहराता है इस तरह का क्वेश्चन। इसका शून्यक बताना है क्या होगा, शून्यक बताना है क्या होगा। तो इसको जो है हम क्या लिख सकते हैं, देखो बनाने का 2-3 तरीका है, वो दोनों तरीका बताते हैं। x² है माइनस और 11 को √11 करके स्क्वायर लिख देंगे, कोई दिक्कत होगा। तो जब इस पर स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो 11 का 11 आ जाएगा। लेकिन जैसे इस रूप में लिखे तो हमको यहाँ पे क्या नजर आ गया, a² - b²। क्या होता है फार्मूला, a + b × a - b। a² - b² का फार्मूला क्या होता है, a + b × a - b। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस का √11 और एक बार लिखेंगे x माइनस का √11। तो यहाँ से हमारे पास x बराबर आ जाएगा एगो माइनस का √11 और एगो आ जाएगा प्लस का √11। ठीक है, तो माइनस प्लस जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी में मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा, डी में। एक दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका यह है कि x² - 11 बराबर 0 मान लीजिए। ठीक है, अब 11 को उस तरफ भेज दीजिए तो x² बराबर 11 हो जाएगा, और स्क्वायर को इधर भेजिएगा तो इस पर क्या जाएगा, रूट आ जाएगा। ठीक है, और रूट है इसके अंदर कुछ नहीं तो कितना है, 1 है। जब रूट से बाहर निकलेगा तो एक तो बाहर निकल जाएगा, तो एगो निकलेगा प्लस √11 और एगो हो जाएगा माइनस √11। तो इस तरह से एक हो सकता है। तो बहुत को लगता है कि यहाँ पे √11 आ गया तो प्लस माइनस कैसे हो जाएगा, तो अंदर में कुछ नहीं तो कितना है, 1 है। जब 1 निकलेगा तो प्लस माइनस हो जाता है उस तरह से। समझे यहाँ तक बातें। चलो तो 100 में से 50 क्वेश्चन तो अभी तक पूरा गया इसका, 2021 का इसमें था। यदि कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी अगला जो क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में होगा। तब तक के लिए इस वीडियो कितना रखते हैं। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।